हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आर के मौर्य फ्रॉम द मौर्य एफटी क्लासेस, जहां पे कि हम जीएसटी, इनकम टैक्स और अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ITR 4 को स्टेप बाय स्टेप फाइल करना सीखेंगे। अभी ऑनलाइन ITR 4 नहीं भरा जा रहा है, इसलिए मैं आपको ऑफलाइन तरीके से बताऊंगा। तो ITR 4 को फाइल करने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी इसके बारे में दे दूं। ITR 4 इंडिविजुअल HUF और पार्टनरशिप फर्म के द्वारा भरा जाता है। ऐसे लोग जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, विच मीन्स कि वो लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को चूज करते हैं, तो उनके लिए ITR 4 फॉर्म अवेलेबल है, जिसमें कि वो अपना इनकम डिक्लेयर करके अपने ITR को फाइल कर सकते हैं। ITR 4 को फाइल करने के लिए आपको टर्नओवर लिमिट को भी ध्यान देना है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए टर्नओवर 2 करोड़ तक है, वो भी साल भर में। और यदि आप प्रोफेशनल हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर हैं, तो आपके लिए 50 लाख तक की टर्नओवर लिमिट दी गई है। इसके अंदर यदि आपका टर्नओवर आता है तो आप ITR 4 को चूज कर सकते हैं। दोस्तों, ITR 4 को फाइल करने के लिए जो इनकम डिक्लेयर की जाती है वो आप जो है बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन केवल एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, जहाँ पे कि 50 लाख तक की इनकम है, आप डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम भी डिक्लेयर कर सकते हैं। यदि आप सैलरी हैं या पेंशनर हैं तो भी आप ITR 4 को फाइल कर सकते हैं। और सैलरी के साथ साथ यदि आपकी और कोई भी इनकम हो रही है तो आप इस फॉर्म को चूज कर सकते हैं। दोस्तों, ITR 4 को फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 है। हो सकता है कि आगे एक्सटेंड हो सके। तो ITR 4 को फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले e-फाइलिंग incometax.gov.in की वेबसाइट पे आना, और यहाँ पे आने के बाद आपको ई-फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना असेसमेंट ईयर चूज़ करना है। जैसे हम 23 और 24 असेसमेंट ईयर के लिए फाइल करने जा रहे हैं, जिसका कि फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं सेक्शन 139(1) में, तो हमें इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए लिखा और यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB, तो यहाँ आपको नो पे क्लिक करना है, क्योंकि ITR 4 ऐसे लोगों के द्वारा भरा जाता है जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट या नॉन ऑडिट केस में आते हैं, वो लोग ITR 4 को फाइल करते हैं जनरली। तो ITR 4 सेलेक्ट करना, और यहाँ पे आपको देखिए अपलोड करने के लिए बोल रहा है JSON फाइल, जिसको कि आपको अपलोड करने के लिए सबसे पहले एक्सेल की यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल की यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए आपको क्लिक हियर पे यहाँ पे जाना है। इसके बाद आप यहाँ डाउनलोड वाले सेक्शन में जाएंगे और असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे अपना ITR फॉर्म 4 चूज करना है, और यहाँ से आपको एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड कर लेनी है। दोस्तों, एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड हो चुकी है। अब इसे एक्सट्रैक्ट करना है एक स्पेसिफाइड फोल्डर में। तो आप जहाँ भी इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, इस पर राइट क्लिक आपको करना है। इसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको वो लोकेशन चूज़ करना है जहाँ पे कि आप इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ से ओके अब क्लिक कर देंगे, आपकी फाइल जा करके वहाँ पे सेव हो जाएगी। जो फाइल हमने एक्सट्रैक्ट किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे आके सेव है, और ITR 4 लिखा हुआ है। असेसमेंट ईयर 23 और 24 के लिए हम फाइल कर रहे हैं। ये वाली फाइल है हमारी, इस पर आप डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल अपनी यहाँ पे सबमिट करनी है। तो बेसिक डिटेल सबमिट करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पे इंडिविजुअली अपने हैंड मैनुअली भी को एंटर कर सकते हैं डाटा। नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आपको ऑप्शन है इंपोर्ट प्री फिल, इस पे आपको क्लिक करना है, और अपना जो डाटा है वो आप यहाँ पे जो है अपलोड कर सकते हैं। तो डाटा को अपलोड कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आना है इनकम टैक्स पोर्टल पे, और यहाँ पे आने के बाद आपको ई-फाइल वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न पे आना है, और नीचे आना है डाउनलोड प्री फिल डाटा। और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है कि असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 23 और 24, और इसके बाद आपको डाउनलोड कर लेना है। तो आपका जो प्री फिल डाटा है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद अब आप चले आएंगे अपने एक्सेल शीट में, और यहाँ पे आने के बाद इंपोर्ट प्री फिल करेंगे, ओके करेंगे, और इसके बाद जहां आपकी फ़ाइल सेव है वहां से आप इसको अपलोड करेंगे। जैसे यहाँ देखिए फाइल है, इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आकर के सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल जो है आ चुकी है। इसके बाद अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अपने से फिलअप करना है। जैसे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे यदि आप सैलरी इनकम के साथ साथ कोई और इनकम भी जनरेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपना जो भी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट है, नहीं तो आप अदर्स पे क्लिक करेंगे यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसका सेक्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम ड्यू डेट के पहले फाइल कर रहे हैं, इसलिए 139(1) पे आपको क्लिक करना है। और इसके बाद आपका यहाँ पर इफ रिवाइज टू डिफेक्टिव रिटर्न देन इंटर, यदि आपकी रिटर्न रिवाइज टू डिफेक्टिव तो आप डिटेल यहाँ फिलअप करेंगे, लेकिन आपकी नहीं है तो आप छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑन और बिफोर ड्यू डेट ओरिजिनल रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि हैव यू ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC इन अर्लियर ईयर, क्या आपने इसके पहले जो रिटर्न फाइल करा है वो 115 BAC में किया है, यानी न्यू टैक्स रेजिम में किया है। यदि आप यस पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10 IE और एक्नॉलेजमेंट नंबर पूछ रहा है, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम को यदि आप ऑप्ट करेंगे तो आपको फॉर्म 10 IE जरूर से फाइल करना पड़ता है, उसके बाद ही आप न्यू टैक्स रेजिम में आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमारे केस में नो है, इसलिए हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यस पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सारा जो ऑप्शन है न्यू टैक्स रेजिम का यहाँ पे आपका डीएक्टिवेट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है कि ऑप्टिंग फॉर करेंट असेसमेंट ईयर, क्या आप करेंट असेसमेंट ईयर में आप ऑप्ट करना चाहते हैं? तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे अभी ऑप्ट नहीं करना है, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में जो लोग ऑप्ट करते हैं उन्हें कोई भी एग्जेम्पशंस जो है बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। तो मेरे केस में नहीं है, इसलिए मैं नॉट ऑप्टिंग पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं यस पे क्लिक करूँगा। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलम है यहाँ पे ये भी अनचेक हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए है कि आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1), मतलब आपके ऊपर यदि 7th प्रोविजो यदि सेक्शन 139(1) का अप्लीकेबल है तो आप इसको चेक करेंगे, अदरवाइज इसको आप नो पे क्लिक करेंगे। 139(1) का 7th प्रोविजो ये है कि आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख के नीचे आपका इनकम है, लेकिन आपने यदि साल भर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख के ऊपर आपने पेमेंट करी हो, या आप फॉरेन ट्रेवल पे गए हैं वहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा का आपका खर्चा हो चुका हो, या फिर आपने करंट अकाउंट में आपने जो है 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए जमा कराए हैं, तो ऐसे लोगों को जो है 7th प्रोविजो अप्लाई होता है। तो यहाँ पे मेरे केस में नो है, इसलिए मैं नो पे क्लिक करूँगा। यदि आपके केस में यस होगा तो आप यस पे क्लिक करेंगे, और यदि आप यस करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी होगी। तो दोस्तों हम नीचे चले आते हैं और यहाँ पे लिखा है कि वेदर दिस रिटर्न इज बिंग फाइल्ड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। यदि आपके केस में यदि कोई रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है, कोई डिसीज्ड पर्सन है और उसका कोई पर्सन जो है आईटीआर फाइल करे तो यस सेलेक्ट करेगा, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो पार्ट बी है ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें जो है अब आपको डिटेल अपनी फिलअप करनी है। बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम, सैलरी की इनकम, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से। तो ये 4 प्रकार के इनकम आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम आपको यहाँ पे एंटर करनी है, इसके बाद सैलरी की एंटर करनी है। तो बिजनेस और प्रोफेशन की एंटर करने के लिए आपको शीट नंबर 2 में आना है, यहाँ पे बीपी इस शीट पे क्लिक करना है, और यहाँ आने के बाद आपको डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। तो जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है कि यदि आप सेक्शन 44 AD में यदि आप अपनी इनकम को डिक्लेयर करने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हो कि आप बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का नाम डालना है, जैसे मैं यहाँ पे आरके इंटरप्राइजेस डाला हूँ, और आपके बिजनेस की जो कैटेगरी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप होलसेल का काम करते हैं, रिटेल का काम कर सकते हैं, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। जो भी आपका बिजनेस कोड होगा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे बिजनेस का डिस्क्रिप्शन आपको देना है तो आप दे सकते हैं। और यहाँ आपको ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स, विच मीन्स कि इस बिजनेस का आपको जो है जो भी टर्नओवर हुआ है, जो भी सेल हुआ है, उसकी डिटेल आपको देनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले थ्रू अकाउंट पे चेक और पे बैंक ड्राफ्ट, मतलब यदि आप बिजनेस अपने करंट अकाउंट से करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से कितने का आपने टर्नओवर जनरेट किया है उसका अमाउंट यहाँ पे लिखना है। जैसे मेरे केस में 15 लाख है तो मैं 15 लाख डाल देता हूँ। इसके बाद एनी अदर मोड, यानी कि आप बैंक अकाउंट को छोड़ करके जैसे आप कैश में जो है आप बिजनेस करते हैं तो कैश का भी टर्नओवर आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, प्रेजेंटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। 44 AD में प्रेजेंटिव इनकम 6%
6% ऑफ पॉइंट नंबर ए, मतलब जो बैंक से आप लेन देन करते हैं, बैंक में जो टर्नओवर है उसका 6% ये मांगता है, या फिर उससे ज़्यादा यदि आप क्लेम कर रहे हैं तो आप उससे ज़्यादा भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और कैश मोड में 8% ऑफ टर्नओवर है या उससे ज़्यादा। और यहाँ पे लिखा है इफ इनकम इज लेस देन एबव परसेंटेज, विच मीन्स कि 6 और 8% के नीचे यदि आप अपनी इनकम को डिक्लेयर करते हैं तो ऐसे केस में आपको जो है ऑडिट करानी पड़ेगी अंडर सेक्शन 44AB, और आपको दूसरा ITR फाइल करना होगा। ITR 4 आप फाइल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो है अपनी इनकम को रिपोर्ट करी है। इसके बाद यदि आप प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर, इंजीनियर हैं, तो आप यहाँ पे अपने फर्म का नाम इंटर करेंगे और यहाँ पे आपका नेचर क्या है, कौन से कैटेगरी की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको अपने प्रोफेशन की जो ग्रॉस रिसीट्स है वो आपको डिक्लेयर करनी होगी। तो प्रिजेंटिव टैक्सेशन में क्या होता है कि जो आप ग्रॉस रिसिप्ट यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं उसका 50% ये इनकम मान लेता है, तो या फिर उससे ज़्यादा आप डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन 50% से यदि आप कम यदि डिक्लेयर करते हैं तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी और आपको दूसरा ITR फाइल करना होगा। तो मैं यहाँ पे 50% से ज़्यादा डिक्लेयर किया हूँ, तो यहाँ पे आप इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। 44A में आपको कुछ डिटेल आपको देना है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप नीचे चले आएंगे। और यहाँ पे देखिए आपका लिखा है इनकम चार्जेबल अंडर बिजनेस और प्रोफेशन, यहाँ पे 15,65,000 की इनकम ये कैलकुलेट कर चुका है। और यहाँ पे आने के बाद अब आपको देखिए फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स। इसके पहले दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स रिपोर्टेड फॉर GST, यदि आप GST में रजिस्टर्ड है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना GST नंबर जरूर से मेंशन करना है। और आपने साल भर में कितना आउटवर्ड सप्लाई की, कितनी आपकी सेल की है, आपने जो आपने GST रिटर्न में आपने रिपोर्ट करी हो वो सेल वैल्यू आपको यहाँ पे इंटर करना है। और इंटर करेंगे तो यहाँ देखिए वो सेल भी अपडेट हो जाएगी, क्योंकि इस समय GST पोर्टल पे जो डाटा है वो आपका इनकम टैक्स पोर्टल पे रिपोर्ट होता है, इसलिए आपको वो टर्नओवर यहाँ पे जरूर से रिपोर्ट करनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। और यहाँ पे आपको फाइनेंशियल पार्टिकुलर में आप जो है अपने मैनुअली फिल कर सकते हैं। जनरली लोग सिंडिकेटर का अमाउंट फिलअप करते हैं और यहाँ पे बैलेंस विथ बैंक ये फिलअप करते हैं, कैश इन हैंड फिलअप करते हैं और इसके बाद इन्वेंट्री फिलअप करते हैं। तो ये 4 आपको जरूर से फिलअप करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, इस शीट को वैलिडेट कर देना है। और यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि प्लीज़ एंटर द अमाउंट इन सिंडिकेटर, तो हम इसको फटाफट यहाँ पे फिलअप कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे डिटेल फिलअप कर दिया और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस शीट को वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट हो गई तो अब यहाँ पे लिख रहा है इंटर कैश इन हैंड। कैश इन हैंड की डिटेल लग रहा है छूट चुकी है, इसलिए हम कैश इन हैंड में भी कुछ अमाउंट यहाँ पे इंटर कर देंगे। जैसे लेट से देट हमने 25,000 रुपीज़ यहाँ पे इंटर कर दिया। और इंटर करने के बाद आपको वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है। अब बिजनेस प्रोफेशन की जो शीट है वो ओके हो चुकी है। अब आप इनकम डिटेल में आएंगे तो देखिए यहाँ पे इनकम ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। सैलरी की इनकम यदि आपको रिपोर्ट करनी है तो आप मेरी सैलरी वाली वीडियो आप देख सकते हैं ITR 1, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। मेरे केस में सैलरी की इनकम नहीं, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इसके बाद आप आगे आएंगे। आगे आने के बाद आपको जो है यदि कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुई है तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में मैंने लेट आउट यदि किया हुआ है प्रॉपर्टी को, उस केस में मुझे रेंटल इनकम 5 लाख की हो रही है, तो यहाँ पे 30% का आपको डिडक्शन मिल जाता है। और आपने मान लीजिए कि इस घर को बनाने के लिए मैंने लोन लिया हुआ, उस पर मैंने 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट किया हुआ है, तो वो डिडक्शन मुझे मिल जाता है। तो यहाँ पे मेरी जो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो 2 लाख रुपए की आ रही है। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको जरूर से अपने सेविंग बैंक पे जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है आपको रिपोर्ट करनी चाहिए। और इसके लिए आपको अपना फॉर्म 26 AS और AIS और TIS का इंफॉर्मेशन जरूर चेक करना चाहिए। वहाँ पे जो भी इनकम आपकी डिक्लेयर की गई, जिस पे TDS कटा है, डिविडेंड आपको मिला, वो इनकम जरूर आपको यहाँ पे इंटर करनी चाहिए और शो करनी चाहिए। यदि आप नहीं करेंगे तो आपका ITR जो है प्रोसेस नहीं होगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट में हम 45,000 रुपीज़ डाल दे रहे हैं और इनकम फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट में यहाँ पे इंटर कर दिया। एनी अदर में डिविडेंड इनकम वगैरह है तो आप इंटर कर सकते हैं। तो आपकी टोटल यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये अमाउंट हमारा आ गया। इसके बाद यदि आपके ऊपर 89A एप्लीकेबल है, यानी आप NRI
एनआरआई हैं या फिर आप जो है फॉरेन में कोई स्पेसिफाइड रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट आपने ओपन करा रखा है तो वो डिटेल आप यहाँ पे एंटर करेंगे, अदरवाइज आप इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पे आपको रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट का ब्रेकअप भी देना पड़ता है। यदि डिविडेंड इनकम आपको हुई है तो उसका ब्रेकअप आपको देना है। ये आपको फॉर्म 26 AS से आपको ब्रेकअप मिल जाएगा कि कब कब आपको डिविडेंड मिला है किस किस कंपनी से, तो वो इंटर आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आपको रिलीफ वगैरह जो 89A में मिलता है वो रिलीफ आपको यहाँ पे इंटर करना, लेकिन रिलीफ क्लेम करने से पहले आपको फॉर्म 10EE जरूर से फाइल करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी टोटल इनकम देखिए कैलकुलेट हो चुकी है। इसके बाद अब आपको डिडक्शन 80C से लेके 80U तक का डिडक्शन आपको मिल जाता है। इसमें जो भी आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, जैसे 80C में आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, LIC वगैरह हो गया या प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन हो गया। इसके बाद 80D में मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लोग लेते हैं, उसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने पेमेंट किया हुआ है वो प्रीमियम आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि ये वाली जो शीट है 80D वाली, इसको आपको अपडेट करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिविजुअल मतलब कोई भी पर्सन है वो अपने स्पाउस या चिल्ड्रेन के लिए, बच्चों के लिए यदि वो हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो उसको यहाँ पे डिटेल यहाँ फिलअप करनी है। तो जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन है, तो मेरे केस में नो है। यदि आप के केस में यदि कोई सीनियर सिटीजन होगा तो आप यस कर सकते हैं। तो यहाँ सेल्फ और फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस हमने ले रखा था, 30,000 रुपये का प्रीमियम पेमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ केवल 25,000 तक का ही आपको डिडक्शन मिलेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए मैंने 5,000 रुपये एंटर किया हुआ है। और यहाँ पे इसके बाद आप सीनियर यदि आपके पेरेंट्स हैं उसके लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। जैसे आप पेरेंट्स यदि आपके सीनियर सिटीजन है तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। और आपने यदि अपने पेरेंट्स के लिए जो भी प्रीमियम का पेमेंट आपने किया है वो अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ देखिए 75,000 का टोटल आपको क्लेम मिल रहा है। ये 75,000 का क्लेम आपका देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अब आपका जो भी यहाँ पे होगा डिडक्शन वगैरह का अमाउंट आप जो है यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं जो भी आप क्लेम करना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको 80G का भी डिडक्शन मिलता है। डोनेशन वगैरह आप करते हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में तो आपको बहुत ही केयरफुली ये अमाउंट इंटर करनी है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए आपके पास डोनेशन का। और 80TTA में आपको सेविंग बैंक पे जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर 10,000 तक का आपको डिडक्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। 80TTB में यदि कोई सीनियर सिटीजन ITR फाइल कर रहा है तो वो अपना जो है फिक्स डिपॉजिट या सेविंग डिपॉजिट पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी यहाँ पे क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे टोटल हमने हमारी जो क्लेम आ रही है 2,35,000 की आ रही है, तो यहाँ पे टोटल डिडक्शन आ गया। और यहाँ पे देखिए टोटल टैक्स पेबल हमारा इतना आ रहा है। रिबेट जो हमारा है यहाँ पे नील आ रहा है क्योंकि मेरी टोटल इनकम 5 लाख के ऊपर चली गई, इसलिए रिबेट कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद टैक्स पेबल आपका ये पूरा टोटल यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। इनकम वाली शीट आपकी अपडेट हो चुकी है, यहाँ पे सारे टैक्स कैलकुलेट हो चुके हैं। बिजनेस प्रोफेशन की भी शीट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अब ये TDS वाली शीट है, इसको कंप्लीट करना है। TDS का जो डिटेल होता है वो आपके फॉर्म 26 AS से ये ऑटोमेटिक फेच कर लेता है। जैसे ही आप डाउनलोड प्री फिल डाटा पे आप क्लिक करते हैं वहीं से डाटा यहाँ पे आ जाता है। इन केस यदि आपका ये फॉर्म 16 अपडेट नहीं है तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। आपको जो डिडक्टर उसका 10 नंबर इंटर करना है, एम्प्लॉयर का नाम इंटर करना है और यहाँ पे जितने सैलरी पे आपके TDS कटा है उस सैलरी का अमाउंट इंटर करनी है और यहाँ पे आपको टैक्स जितना आपका डिडक्ट हुआ वो आपका इंटर करना है। और यहाँ पे देखिए यदि आपका सैलरी के अलावा किसी और इनकम पे यदि TDS कटा है, जैसे रेंट हो गया या फिर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट हो गया या फिर आपका जो है किसी और अदर इनकम पे TDS यदि आपका कटा है तो फॉर्म 16A में आपको सारी डिटेल्स उसमें दिखती है जो आपके डिडक्टर के द्वारा इशू किया जाता है। और यदि आपका जो फॉर्म 16A का जो TDS यदि यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे सारी डिटेल को फिलअप करके आप अपना TDS यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। वैसे ही ऑटोमेटिक ही सारा डेटा आ जाता है। यहाँ पे डिविडेंड की भी इनकम यहाँ पे आती है जिस पे TDS कटता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 10 नंबर आ जाता है। इसके बाद जो आप क्रेडिट यहाँ पे ले रहे हैं उस क्रेडिट का अमाउंट मतलब TDS जितना आप क्लेम कर रहे हैं उसका अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। और उसके बाद जिस फाइनेंशियल ईयर में जितना TDS आपका डिडक्ट हुआ है वो TDS आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। जितने अमाउंट पे आपका TDS कटा वो अमाउंट यहाँ पे एंटर करना होता है। और जिस हेड ऑफ इनकम में आपका TDS कटा है वो हेड ऑफ इनकम आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है नीचे चले आना है और यहाँ पे आने के बाद अब आप देख सकते हैं यदि आपका कोई भी TDS
फॉर्म 16C और फॉर्म 16D में यदि कोई TDS यदि कटा है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। मेरे केस में ऐसा नहीं, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, और आपके केस में होगा तो आपको इस तरीके से फिलअप करना है और इस शीट को वैलिडेट करना है। शीट वैलिडेट हो चुकी, ओके। और यहाँ पे आपको जो है ये डिटेल्स ऑफ एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स का ये शीट है। इसमें यदि आपने कोई एडवांस टैक्स पहले से पेमेंट किया हुआ है या कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पेमेंट किया हुआ है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे इंटर करनी है। जैसे BSR कोड इंटर करना है कि किस तारीख को आपने टैक्स डिपॉजिट किया, उसका डेट इंटर करना है, सीरियल नंबर इंटर करना है, अमाउंट इंटर करना है, इसको वैलिडेट करना है। इसे भी आपने ओके कर दिया। TCS वगैरह आपका कटा है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच हो जाता है, नहीं है तो आप यहाँ पे अपना इंटर करके आप इसको फिल कर लीजिएगा। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन की अब शीट में हम चले आते हैं। यहाँ पे देखिए टैक्स हमारा ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है और यहाँ पे आपका जो टैक्सेस पेड है 68 रुपीज़ का जो TDS कटा था वो अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। ये अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा इसमें से और इतना अमाउंट हमें नेट पेमेंट करना है, क्योंकि हमारी जो टैक्स की अमाउंट बनी थी वो बनी थी 3,24,624। उसमें से जो हमारा जो TDS कटा था 68 रुपीज़ वो माइनस हो चुका है। इतना अमाउंट हमें पेमेंट करना है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर यदि नील ITR फाइल करनी है तो क्या करना होगा। तो सिंपल दोस्तों आपको क्या करना है, बिजनेस और प्रोफेशन में जो आपने यहाँ पे इनकम यहाँ पे डिक्लेयर की है वो टर्नओवर आपको अपना कम करना होगा और ये टर्नओवर भी आप अपना कम कर देंगे तो आपका जो है ITR नील हो जाएगा। आपको 5 लाख के नीचे अपना इनकम दिखाना है, आपका ITR जो है इसमें नील हो जाएगा। लेकिन आपको प्रॉपर डिटेल्स इनकम की शो करनी है, कोई भी ऐसे अमाउंट इसमें फिलअप नहीं करनी है। तो टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में आपने देखा कि यहाँ पे टैक्स बन चुका, आप चाहें तो यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो टैक्स का पेमेंट आप चाहें तो अपने E-फाइल पोर्टल पे भी आ करके लॉगिन करके आप E-फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे E-पे टैक्स आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए न्यू पेमेंट लिखा है, इस पर न्यू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है और इनकम टैक्स में आप प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है। तो असेसमेंट ईयर हम 23-24 के लिए फाइल कर रहे हैं ITR, तो 23-24 का टैक्स पेमेंट आपको करना है और यहाँ पे आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स का जो अमाउंट बन रहा था वो टैक्स का अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर करना है और इंटर करने के बाद जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी अमाउंट यहाँ पे इंटर कर देता हूँ और यहाँ पे आप कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए बैंक जितने जो भी बैंक्स की डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है, जो आपका इसमें बैंक हो आप उस बैंक को सेलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपका टैक्स का जो डिटेल्स है यहाँ पे आ चुका है। पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एग्री पे करना है और यहाँ पे सबमिट टू बैंक पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका जो पेमेंट होगा जिस बैंक को आपने सेलेक्ट किया उस बैंक से आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आप एक्सिस बैंक सेलेक्ट किए तो यहाँ पे यदि आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। जब आप टैक्स का पेमेंट करते हैं तो आपको एक काम और करना है, वो है कि आपको यहाँ पे इनकम टैक्स वाली शीट में आनी है और यहाँ पे आने के बाद जब आप टैक्स का पेमेंट करते हैं तो आपको एक चालान जनरेट होता है, उसमें BSR कोड आपको मिलेगा। वो BSR कोड आपको यहाँ इंटर करना है। जिस डेट को आपने पेमेंट किया वो डेट आपको यहाँ इंटर करना है। चालान का सीरियल नंबर इंटर करना है और जो आपने टैक्स का पेमेंट किया वो अमाउंट यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपकी ये शीट जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस बैंक में आपको रिफंड चाहिए वो बैंक का डिटेल भी ऑटोमेटिक जब आप डाउनलोड प्री फिल डाटा यहाँ पे अपलोड करते हैं तो आपका बैंक भी यहाँ पे आ जाता है। इनकेस यदि आपका बैंक नहीं आता है तो आप यहाँ पे IFSC कोड बैंक का इंटर कर दीजिएगा, बैंक का नेम इंटर कर दीजिएगा, अकाउंट नंबर इंटर कर दीजिएगा और यहाँ पे रिफंड के लिए जिस बैंक को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो बैंक यहाँ पे आपको सेलेक्ट होना चाहिए। लेकिन ये जो बैंक है आपका प्री वैलिडेट जरूर होना चाहिए इनकम टैक्स पोर्टल पे। इसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो आपकी पर्सनल डिटेल वो आ चुकी है। अब ये शीट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। हमारी शीट सारी कंप्लीट हो चुकी है। 80D की भी शीट कंप्लीट है और 80G में हमारे यहाँ कोई डोनेशन नहीं था इसलिए हमने कुछ इंटर नहीं किया। यदि आपका कुछ डोनेशन होगा तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। पूरी शीट यहाँ पे आपकी बनी हुई है। इसके बाद अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ऊपर चले आएंगे और आपको जनरेट JSON पे क्लिक करना है। तो जनरेट JSON पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। जनरेट JSON पे फिर से हम प्लीज़ इंश्योर टू क्लिक कैलकुलेट और टैक्स, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार फिर से टैक्स अमाउंट को और इसके बाद फिर हम जो है JSON फाइल को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे जनरेट JSON पे क्लिक करना है
और ये देखिए फाइल आपकी अब जेसन वाली जनरेट हो रही है, क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको जेसन फाइल ही अपलोड करना है। तो जिस लोकेशन में आपका ये जो आपने ITR 4 को वहाँ पे सेव किया था, उसी लोकेशन में आपकी जेसन फाइल जाके सेव हो जाती है। अब आपको यहाँ पे ओके करना है। अब आपको ITR फाइल करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे, तो आपको ई फाइल वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, और इसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट असेसमेंट ईयर करेंगे। यहाँ पे आपको ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यहाँ पे नो करेंगे, और यहाँ पे आप ITR 4 फाइल कर रहे हैं, कंटिन्यू पे आपको प्रेस करना है। यहाँ पे आपको अटैच फाइल पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपकी फाइल सेव है वहाँ से आप अपनी फाइल को फेच करके यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। तो हम जो सेव किए थे उस फाइल को हम यहाँ से देखिए, यहाँ पे ITR 4 वाली फाइल हमारी आ चुकी है। इसको हम लोग यहाँ से हम जो है इसको डबल क्लिक करेंगे, और यदि इसमें कुछ एरर होगा तो यहाँ पे आपको एरर भी शो कर देगा, और यदि कोई एरर नहीं रहेगा तो आपको वैलिडेशन सक्सेसफुल बताएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ITR वैलिडेशन सक्सेसफुल है, यानी कि ITR में अब कोई भी गलती नहीं है। अब यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ITR को यदि तुरंत वेरीफाई करना है तो आप इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको ई वेरीफाई करना है लेटर, लेकिन आपको 30 दिन के अंदर आपको ई वेरीफाई कराना होगा अपने रिटर्न को। आपको इंस्टेंट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप किस मोड से आप ई वेरीफाई कराना चाहते हैं, क्योंकि ई वेरीफाई कराने के लिए आपको EVC कोड की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आप मोबाइल नंबर पे OTP से भी कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि OTP नंबर से ही हमारा ई वेरीफाई हो जाए। यहाँ पे आपको इंटर करना है जनरेट आधार OTP, जो मोबाइल नंबर आपके आधार में इंटर्ड है, लिंक्ड है, उस मोबाइल नंबर पर आपको OTP जाएगी, वो OTP आपको यहाँ इंटर करना है। अब वैलिडेट पे आपको क्लिक करना है। वैलिडेट करेंगे तो आपका ITR सक्सेसफुली ई वेरीफाई हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ITR 4 फाइल करना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और उसके बाद वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।